1857 भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो महज एक चिंगारी से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक विशाल धधकते दावा नल में बदल गया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मंगल पांडे हाथों में राइफल लिए, तोपखाने की गूंज, रानी लक्ष्मीबाई की वो चमकती हुई तलवार और पृष्ठभूमि में लाल किले पर खड़ा एक संघर्ष करता हुआ साम्राज्य। ये सिर्फ एक आम सैनिक विद्रोह बिल्कुल नहीं था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा और बेहद नाटकीय महासंग्राम था। आइए आज इस ऐतिहासिक घटना की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे राजाओं, किसानों और आम जनता ने मिलकर एक ऐसा बवंडर खड़ा किया जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इस संग्राम की अहमियत को अगर किसी ने बिल्कुल सटीक शब्दों में पिरोया है तो वो है इतिहासकार वी.डी. सावरकर। उन्होंने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। मतलब उन्होंने इसे महज कुछ सिपाहियों की बगावत मानने से साफ इनकार कर दिया। और सच में ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये आज़ादी के लिए लड़ा गया पहला बड़ा संगठित युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसने आगे चलकर हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक बेहद मजबूत जमीन तैयार की। भाग 1, क्रांति के मुख्य कारण। तो चलिए सबसे पहले इसकी गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी क्रांति बस रातों रात खड़ी नहीं हो जाती। इसके पीछे दशकों का वो उबलता हुआ असंतोष था जो एक ज्वालामुखी की तरफ फटने का इंतजार कर रहा था। अगर उस समय के असंतोष को देखें तो हम इसे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। राजनीतिक तौर पर क्या हो रहा था? राजाओं और नवाबों से उनकी रियासतें छीनी जा रही थीं। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो अंग्रेजों के लगाए गए भारी टैक्सेस और उनकी क्रूर नीतियों ने भारतीय किसानों और कारीगरों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। और धार्मिक या सामाजिक स्तर पर लोगों के मन में ये गहरा डर बैठ गया था कि ये विदेशी शासक उनके धर्म और संस्कृति को ही नष्ट करने पर तुले हैं। इन तीनों चीजों ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया था जिसने समाज के हर एक वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़ा कर दिया। अब राजनीतिक कारणों में एक जो सबसे आक्रामक, अहंकारी और कहा जाए तो अन्यायपूर्ण नीति थी, वो थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इस नीति का सीधा सा मतलब था कि जिन भारतीय शासकों का अपना कोई सगा बेटा या प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है, उनके राज्यों को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसी क्रूर नीति के चलते झांसी, सतारा और नागपुर जैसी रियासतों को रातों रात छीन लिया गया। जाहिर है इस बात ने राजघरानों के अंदर एक भयंकर आक्रोश और गुस्सा भर दिया। तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि बारूद का ढेर पूरी तरह से तैयार था। इंतजार था तो बस एक चिंगारी का, और वो चिंगारी बनकर आई नई एनफील्ड राइफल। एक बहुत ही चौंकाने वाली अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि इन नए कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और समस्या ये थी कि इन कारतूसों को बंदूक में लोड करने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई। सच कहें तो ये वो तात्कालिक कारण था जिसने बची खुची शांति को हमेशा के लिए राख में मिला दिया। भाग 2, बगावत की शुरुआत। और बस यहीं से विद्रोह की वो चिंगारी फूटी जिसने देखते ही देखते एक ऐसे बेकाबू दावानल का रूप ले लिया जिसे रोकना अंग्रेजों के बस की बात नहीं रही। यहाँ घटनाक्रम जिस तेजी से बदला वो वाकई हैरान करने वाला है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश अधिकारी पर सीधा हमला कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद 10 मई को मीरठ के सैनिकों ने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया और उन्होंने सीधा दिल्ली की ओर कूच किया। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 81 साल के बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये सब इतनी प्रचंड गति से हुआ कि पूरी ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। भाग 3, प्रमुख योद्धा और केंद्र। इस महासंग्राम को असल पहचान दी क्रांति के उन शूरवीरों ने जिनकी कहानियां सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है रानी लक्ष्मीबाई की वो ऐतिहासिक गर्जना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह महज एक वाक्य नहीं था, ये उनकी अदम्य हिम्मत का प्रतीक था। एक तरफ तोपखानों से लैस विशाल ब्रिटिश सेना थी और दूसरी तरफ घोड़े पर सवार, हाथ में नंगी तलवार लिए झांसी की रानी। युद्ध के मैदान में उन्होंने जिस साहस का परिचय दिया, सच में वो वीरता की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। झांसी के अलावा
कानपुर में नाना साहेब ने इस विद्रोह की कमान पूरी मजबूती के साथ संभाली और उनके सेनापति थे तांत्या टोपे। तांत्या टोपे गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध तकनीक के बिल्कुल बेताज बादशाह थे। उन्होंने अपनी इस अचूक रणनीति से अंग्रेजों को लंबे समय तक खूब छकाया, उन्हें बुरी तरह भ्रमित किया और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यह शक्तिशाली आंदोलन केवल 1-2 शहरों तक ही सिमटकर नहीं रहा। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और बरेली ये सब इस महान क्रांति के प्रमुख केंद्र बन गए थे। देखते ही देखते पूरा उत्तर और मध्य भारत इस विद्रोह की चपेट में आ गया। ब्रिटिश सेना पूरी तरह से बौखला गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ही समय पर इतने सारे मोर्चों पर एक साथ कैसे लड़ा जाए। भाग 4 आंदोलन क्यों विफल हुआ। इतने अपार साहस और इतने बड़े जन समर्थन के बावजूद कुछ गहरी कमियां जरूर थीं जिन्होंने इस महान क्रांति का रास्ता रोक दिया। आइए समझते हैं क्यों। विफलता की सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो थी एकता और तालमेल की भारी कमी। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग समय पर और अपने अपने स्थानीय उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने वाला कोई एक केंद्रीय नेतृत्व था ही नहीं। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के पास अंग्रेजों की तरह आधुनिक हथियार और असीमित संसाधन भी नहीं थे। जज्बा तो बहुत था, लेकिन इन्हीं रणनीतिक कमियों के कारण ये आंदोलन अंततः थोड़ा कमजोर पड़ गया। भाग 5 परिणाम और ऐतिहासिक विरासत। भले ही इस क्रांति को अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से कुचल दिया हो, लेकिन इस क्रांति की राख से एक पूरी तरह से नए युग का जन्म हुआ। और यहाँ सत्ता के ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलता है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और भारत का पूरा नियंत्रण अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। मतलब अब भारत पर किसी व्यापारिक कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश सरकार का राज स्थापित हो गया था। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इस भयानक विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को अंदर तक डरा कर रख दिया था। भविष्य में ऐसे किसी भी विनाशकारी विद्रोह से बचने के लिए उन्हें अपनी नीतियां तुरंत बदलनी पड़ी। उन्होंने भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखलंदाजी करना काफी हद तक कम कर दिया। इसके साथ ही सेना का भी पूरी तरह से पुनर्गठन किया गया ताकि भारतीय सैनिकों को भविष्य में इस तरह एकजुट होने या बगावत करने से रोका जा सके। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या 1857 की क्रांति वाकई विफल रही थी? अगर हम तकनीकी और सैन्य दृष्टि से देखें तो शायद हाँ, लेकिन वैचारिक दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही शानदार जीत थी। इस क्रांति ने हर भारतीय के दिल में आज़ादी का वो बीज बो दिया जो आगे चलकर एक विशाल वटवृक्ष बन गया। सच मानिए, इसी अदम्य भावना ने आखिरकार 1947 में भारत को वो संपूर्ण आज़ादी दिलाई जिसका महान सपना 1857 के उन अमर वीरों ने देखा था।